हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अविकारी शब्द। विकार या परिवर्तन की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार की संभावना होती है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इनसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन संभव नहीं होता वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, जैसे बाहर, आज, कल, यहाँ, वहां और आदि। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिया विशेषण की। राहुल प्रतिदिन खेलता है। श्याम जोर जोर से गाना गाता है। खरगोश तेज भागता है। उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन, जोर जोर से और तेज शब्द खेलता है, बोलता है और भागता है क्रियाओं से पहले आकर उसकी विशेषता को बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण है। इस प्रकार जो शब्द क्रिया से पहले लगकर क्रिया की विशेषता को बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, इन पर लिंग, काल और वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदैव एक समान रहते हैं। क्रिया विशेषण द्वारा क्रिया की विशेषता कई प्रकार से बताई जाती है, जैसे क्रिया के घटित होने का समय और स्थान बताकर, या तरीका और विधि बताकर तथा मात्रा बताकर। अब बात करेंगे हम क्रिया विशेषण अब बात करेंगे हम क्रिया विशेषण के भेद की। तो क्रिया विशेषण का पहला भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिससे स्थान का पता चले। मोहन घर के बाहर खेलता है। नेहा घर के अंदर पढ़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में बाहर और अंदर शब्द क्रिया यानी कार्य के होने के स्थान की विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इन शब्दों की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए और उत्तर में जो शब्द मिले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अर्थात जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया यानी कार्य के होने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अंदर, बाहर, यहाँ, वहां, इधर, उधर, पास, दूर, उस ओर, इस ओर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। पानी कल से बरस रहा है। राहुल आज आने वाला है। उपयुक्त वाक्यों में कल और आज शब्द क्रिया के काल की विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो जो शब्द क्रिया यानी कार्य के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कल, आज, परसों, अब, तब, जब, तभी, अभी, कभी, फिर, बाद में, लगातार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। इन शब्दों की पहचान के लिए क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए और जो उत्तर में शब्द प्राप्त होते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। तीसरा भेद है क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण पढ़ेंगे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। हिरन तेज दौड़ता है। तो उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे और तेज शब्द क्रिया के होने की रीति यानी उसका तरीका, ढंग बता रहे हैं, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से कार्य के होने की रीति या ढंग का बोध हो या पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके अन्य उदाहरण पढ़ते हैं। धीरे, तेज, जल्दी, अचानक, शांति पूर्वक, हंसकर, रोकर, शीघ्र आदि रीतिवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। इन शब्दों की पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने चाहिए और उत्तर में हमें जो शब्द प्राप्त हो वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं।
चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह बहुत खाना खाता है। तुम अधिक बोलते हो, कम बोलो। उपयुक्त वाक्यों में बहुत अधिक तथा कम शब्द क्रिया की मात्रा यानी परिमाण संबंधी विशेषता को बता रहे हैं, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता को बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। थोड़ा, अधिक, बहुत कुछ, जरा, उतना, कितना, खूब, पर्याप्त, बिल्कुल आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। इन शब्दों की पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए और उत्तर में जो शब्द मिले वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है, चलिए देखें। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वह विशेषण कहलाता है, पर जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब शब्द है कम, तो विशेषण के अनुसार अगर उसका हम यूज करेंगे तो कैसे होगा? मेरे पास कम पुस्तकें हैं, यानी वो विशेषता है उसकी कि उसके पास पुस्तकें कम है। लेकिन अगर हम एक क्रिया विशेषण में इसका हम यूज करेंगे तो कैसे होगा? इसका उदाहरण, रोगी कम खाना खाता है। ज्यादा, उसने ज्यादा फल खरीदे। ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, यानी वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तेज, चाकू तेज है, तो चाकू यहाँ पे संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता है कि वो है तेज है। क्रिया विशेषण में इसका यूज करेंगे तो कार तेज चलती है। अच्छा, मेरा विद्यालय अच्छा है। नेहा अच्छा गाना गाती है। बहुत, उसने मेले में बहुत सामान खरीदा। वह बहुत सोता है। पढ़ेंगे हम संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। छत के ऊपर तोता बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में पर शब्द लाल किला यानी संज्ञा के साथ आया है और तिरंगा संज्ञा से संबंध बता रहा है। इसी प्रकार के ऊपर शब्द छत यानी संज्ञा के साथ आया है और तोता संज्ञा से संबंध प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगकर उनके संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे से पहले के, पीछे के, पश्चात के, उपरांत के, अंदर से, बाहर के, यहाँ के, वहां के, निकट से दूर आदि। कुछ अन्य उदाहरण हैं। उसके घर के पास ही मेरा घर है। माता जी के लिए फल चाहिए। श्याम मोहन के साथ रहता है। मेरे घर के पीछे तालाब है। ऐसे कई शब्द हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पहले, अंदर बाहर, भीतर पास आदि। जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता को बताते हैं तो तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। भीतर आओ तो क्रिया विशेषण है कि आना है लेकिन भीतर। दुकान के भीतर आओ तो ये संबंध बोधक है। ऊपर मत बैठो क्रिया विशेषण है। छत के ऊपर मत बैठो तो ये संबंध बता रहा है कि छत के ऊपर नहीं बैठना है। विशेष में ध्यान रखने वाली बात है कि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं और संबंध बोधक शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं। जब ऐसे शब्द संबंध बोधक की तरह प्रयोग किए जाते हैं तो उनसे पहले के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। यदि इनके आगे को, से, की आदि ना लगे हों तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। तीसरा हम बात करेंगे समुच्चय बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तुम पढ़ोगे तो ये भी पढ़ेगा। श्री कृष्ण और बलराम भाई थे। उपयुक्त दोनों वाक्यों में तो तथा और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों तथा दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक शब्द भी कहा जाता है। इस तरह
जो शब्द दो और दो से अधिक शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, एवं, या, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, अन्यथा, इसलिए कि, अगर, आदि। दो शब्दों को जोड़ना, सरिता, राहुल और मीना घूमने गए। दो वाक्यांशों को जोड़ना, मोना की गाड़ी और साहिल की गाड़ी एक जैसी है। दो वाक्यों को जोड़ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकता। विस्मय बोधक, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, कितना सुंदर घर है। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश तथा वाह क्रमशः प्रशंसा सूचक और हर्ष सूचक शब्द हैं। ऐसे ही शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। इन पर लिंग, काल, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल मन के भावों को प्रकट करते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। हाय, बेचारा लुट गया। अरे, आप आ गए। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। छी, कितनी गंदगी है। क्या, इतना बड़ा जुल्म। वाह, तुमने तो अच्छी खबर दी। ये सभी रंगीन शब्द किसी न किसी मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं। हाय, शोक, अरे, विस्मय या आश्चर्य, छी, घृणा, क्या, आघात, वाह, हर्ष के भाव को व्यक्त कर रहा है, यानी खुशी के भाव को व्यक्त कर रहा है। यह सभी विस्मय बोधक कहे जाते हैं। जो शब्द शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें वे विस्मय बोधक कहलाते हैं। विस्मय बोधक के भेद। हिंदी में निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। हर्ष सूचक यानी खुशी का सूचक, वाह, आहा आदि। शोक सूचक यानी जब दुख हो, तो दुख का जो सूचक हो, हाय, आह, उफ, हाय राम आदि। प्रशंसा सूचक यानी आप किसी तारीफ करने वाले शब्द, शाबाश, बहुत खूब, बहुत अच्छा आदि। घृणा सूचक यानी जिससे घिन आए, छी, धत, धिक आदि। आश्चर्य, जब आप अमेज हो किसी चीज को देख के, अरे, क्या, हैं, ओह आदि। संबोधन सूचक, सुनो, अरे, हे आदि। चेतावनी सूचक यानी जब किसी को चेतावनी वाला वर्ड पता चले, जिससे सावधान, होशियार, खबरदार आदि। आशीर्वाद सूचक शब्द हैं, जुग जुग जियो, जीते रहो आदि। जो हमसे बड़े हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उनके पैर छुओ या उनका आदर करो तो वो कहते हैं जुग जुग जियो बेटा, जीते रहो बेटा। अब बात करेंगे हम निपात। निपात वे अविकारी शब्द हैं जो किसी भी शब्द के बाद लगाकर उसे बल देते हैं तथा उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे राहुल ने ही चोरी की है, यानी कंफर्म कर रहा है ये ही लगा के कि उसी ने करी है। मेरे साथ रोशनी भी खेलेगी, उसने मात्र 100 रुपए में सूट खरीदा है। तुमने तो मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया। उपरोक्त वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द जिस भी शब्द के साथ प्रयुक्त हुए हैं उन्हें बल दे रहे हैं, यानी उनको ताकत दे रहे हैं, जिसके कारण वाक्य के अर्थ में एक नयापन आ गया है। पुनरावृत्ति। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों से पूर्व विभक्त चिन्ह लगा होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मय बोधक कहलाते हैं। निपात शब्दों के साथ लगकर उन्हें बल और नयापन प्रदान करते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।